अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मिसलेनियस एक्सरसाइज 9 एमसीक्यूज करते हैं इसके चैनल पर। अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो देखिए, मिसलेनियस एक्सरसाइज बेसिकली पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ ये बात मैं आपसे बहुत दफ़ा कि मिसलेनियस एक्सरसाइज आप ये समझें कि पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू होता है, यानी आप एक किस्म का पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं, उसके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स वगैरह को जो आपने चैप्टर के अंदर यूज़ किए होते हैं। तो देखिए, हम एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं कि इनके करेक्ट आंसर्स क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। हर एक क्वेश्चन के 4 पॉसिबल आंसर्स दिए हुए हैं, उनमें से जो करेक्ट आंसर होगा हमने वो मार्क करना है। देखें, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होता है? मैनी साइडेड क्लोज्ड फिगर होती है, मैनी साइडेड क्लोज्ड फिगर। अब सर्कल, तो सर्कल में मैनी साइड्स नहीं होती, पिरामिड्स में मैनी साइड्स और क्लोज नहीं होती, फिर स्फीयर में भी मैनी साइडेड साइड्स क्लोज नहीं होती। तो यही एक ऑप्शन है हमारे पास, क्वाड्रिलेटरल। क्योंकि क्वाड्रिलेटरल कहते हैं एनी 4 साइडेड क्लोज फिगर को, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, रम्बस, ट्रापीजियम, पैरेललोग्राम, इस तरह की डिफरेंट शेप्स होती हैं। तो ये 4 साइडेड क्लोज फिगर होती है, तो इट मींस दैट इज कॉल्ड पॉलीगॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेगुलर पॉलीगॉन। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेगुलर पॉलीगॉन। तो रेगुलर पॉलीगॉन कौन सी फिगर होती है? ऐसी फिगर जिसकी जितनी साइड्स हैं वो सारी की सारी सेम हो। अब देखें, काइट की सारी साइड सेम नहीं होती, रम्बस की सारी साइड भी सेम नहीं होती, रेक्टेंगल की सारी साइड भी सेम नहीं होती, यानी इक्वल लेंथ की नहीं होती। तो स्क्वायर वो शेप है जिसकी सारी साइड सेम होती हैं, तो इट मीन्स रेगुलर पॉलीगॉन कौन सी फिगर होगी हमारे पास, ये कौन सी शेप? दैट इज स्क्वायर। इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होंगी, देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स, अगर वो दो ट्राइंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगी वो क्या होंगी? प्रोपोर्शनल होंगी। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि सिमिलर ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हों, ना ये ज़रूरी है कि सिमिलर ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट हों, और ना ही ये ज़रूरी है कि वो पैरेलल हों। तो प्रोपोर्शन होता है उनके साइड्स के बिटवीन, यानी कोई एक रेशो बन रही होती है। जब दो रेशोज होती हैं तो उनके बिटवीन जो साइन आता है दैट इज कॉल्ड साइन ऑफ प्रोपोर्शन, तो ये प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए, नेक्स्ट वो कह रहा है जी, व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एन इर्रेगुलर हेक्सागन। अब उसने बात की हुई है हेक्सागन की, और कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है हमने? इंटीरियर एंगल। तो देखिए, इसके लिए मैं फार्मूला यूज करते हैं, मैं यहाँ पे इसे सॉल्व कर देता हूँ। इंटीरियर एंगल फाइंड करना है रेगुलर हेक्सागन का, एमसीक्यूज नंबर 4। अब एमसीक्यूज नंबर 4 में हेक्सागन का इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो इंटीरियर एंगल के लिए हमारे पास जो फार्मूला आता है दैट इज n-2 मल्टीप्लाई 180। ये फार्मूला आपको याद होगा, हमने एक्सरसाइज में काफ़ी दफ़ा यूज़ किया हुआ है। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे इसको फाइंड आउट करने के लिए, n-2 मल्टीप्लाई 180। अब n क्या होगा हमारे पास? n शो करता है नंबर ऑफ साइड्स को, तो हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड्स होती हैं 6। तो इसका मतलब जब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 6-2 मल्टीप्लाई 180। 6-2 कितना होता है? 4 मल्टीप्लाई 180, तो 4 मल्टीप्लाई 180 करें, कितना आंसर आता है? 4 मल्टीप्लाई 180 एंड वी गेट 720। तो इसका मतलब है 720 हमारे पास करेक्ट आंसर है किसका? इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर हेक्सागन। तो ये ऑप्शन आपके पास 720 है, जो कि ऑप्शन बी है। आपके क्वेश्चन में ऑप्शन कौन सा है? ये बी। अब देखिए, नेक्स्ट पूछ रहा है जी वो, व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर 12 साइडेड पॉलीगॉन। अगर 12 साइडेड पॉलीगॉन है तो अंडरस्टूड है साइड्स 12 हो गई है, फार्मूला अगेन वही होगा। तो देखिए, अब क्या होगा हमारे पास फिफ्थ में,
n माइनस टू मल्टीप्लाई 180, n माइनस टू कितना होगा, n 12 साइड्स हैं तो 12 माइनस टू मल्टीप्लाई 180, 12 माइनस टू कितना होता है 10, 10 मल्टीप्लाई 180, 10 मल्टीप्लाई 180 कितना होगा 1800। तो सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 1800। तो ये आपके पास 1800 ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने पूछा हुआ है हाउ मेनी साइड्स अ रेगुलर पॉलीगॉन हैज इफ इट्स एक्सटीरियर एंगल इज 15 डिग्री। अब देखें एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 15 डिग्री, तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला था एमसीक्यूज नंबर 6 के लिए, तो आपको याद होगा हमारे पास फार्मूला था n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय थीटा। अगर एक्सटीरियर एंगल हमें दिया हो तो 360 में से एक्सटीरियर एंगल को हम डिवाइड करते होते हैं तो हमारे पास n आ जाता है। इस तरह अगर आपको थीटा चाहिए तो ये देखें क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास क्या होगा n थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसका मतलब है थीटा इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय n। अब उसने पूछा था हमें हाउ मेनी साइड्स a regular polygon if its exterior angle is 15 डिग्री। तो हमने साइड्स फाइंड करनी है, तो इसका मतलब है ये फार्मूला यूज करेंगे हम n इज इक्वल टू, अगर एंगल फाइंड करना हुआ साइड्स दी हुई तो फिर ये फार्मूला यूज करोगे आप। अभी आपने साइड्स फाइंड करनी है और एंगल आपको 15 दिया हुआ है, तो इसका मतलब आप क्या करेंगे 360 डिवाइडेड बाय 15। तो अब देखें 360 को 15 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 15 एंड वी गेट आंसर 24। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी n इज इक्वल टू 24। तो ये देखिए इस एमसीक्यूज में ऑप्शन सी करेक्ट है हमारे पास, n इज इक्वल टू 24, ये यानी 24 साइड्स होंगी। अब देखें नेक्स्ट 7 में वो कह रहा है इन द फिगर ए बी एक लाइन सेगमेंट है 21 सेंटीमीटर, ये कितने सेंटीमीटर है 21 सेंटीमीटर। अब वो कहता है P डिवाइड्स ए बी इंटू रेशियो 3:4, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए पी। अब देखिए हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 7 में उसने एक लेंथ दी हुई है ए से बी जो कि कितनी है 21 सेंटीमीटर, ये पूरी लेंथ 21 सेंटीमीटर। यहाँ पे कोई पॉइंट है हमारे पास P जिसको हमने फाइंड आउट, उसके बाद क्या करना है लेंथ ऑफ ए पी, ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। अब रेशियो इनके बिटवीन क्या है, रेशियो है जी 3:4। इसका मतलब है ये जो ए पी रेशियो पी बी है तो वो किस तरह है जी हमारे पास 3:4। हमने फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे हमने लेंथ फाइंड करनी है साइड की। जब लेंथ फाइंड करेंगे तो हम इसे लिखेंगे 3x प्लस 4x, अगर इनके साथ x शो कर रहा है हमारे पास लेंथ ऑफ साइड को, तो ये यहाँ पे रेशियो मेरे पास 3 थी, इधर 4 थी, तो मैंने इसके साथ x अननोन यूज़ किया। 3x प्लस 4x किसके इक्वल है जी 21 के इक्वल। ये इसको और इसको ऐड करेंगे तो टोटल 21 सेंटीमीटर है। अब देखिए 3x प्लस 4x कितना हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 21। सो x इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 7 एंड वी गेट 7 1 7 7 3 21। x की वैल्यू मेरे पास आ गई 3। अब मुझे बतानी थी AP की लेंथ, तो AP की लेंथ AP की रेशियो 3 है यानी उसकी लेंथ होगी 3x। तो सो AP मेरे पास आ जाएगा 3 इंटू एक्स की जगह x की वैल्यू पुट कर दें, वो वैल्यू है 3। सो लेंथ ऑफ AP हमारे पास क्या होगी 3 3 9 सेंटीमीटर। अगर उसने PB की लेंथ पूछ ली आपसे, बाज़ दफ़ा वो क्वेश्चन को चेंज करके डिफरेंट भी कर सकता है, PB पूछ सकता है, तो फिर आप लिखेंगे 4 इंटू 3 और वो 12 होगी। तो ये आपके पास कितने सेंटीमीटर है AP की लेंथ 9 सेंटीमीटर। होप सो ये बात भी समझ आ गई होगी। अब देखिए नेक्स्ट MCQs है हमारे पास MCQs नंबर 8। MCQs नंबर 8 में वो पूछ रहा है इन अ फिगर A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D। A ओवर B जो है वो C ओवर D के इक्वल है, विच वन इज ट्रू। तो इनमें से कौन सा ट्रू होगा। अब देखिए इस फिगर में
ये जो स्मॉल ए अवर स्मॉल बी है वो इक्वल है स्मॉल सी अवर स्मॉल डी के। अब इसका मतलब है ये दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, क्योंकि इनकी साइड्स के बिटवीन जो रेशियो है उसके बिटवीन ये प्रोपोर्शन इक्वालिटी, ये जो प्रोपोर्शन का साइन होता है ना इस तरह का होता है, और ये जो 4 डॉट्स होते हैं इन्हें जब हम कन्वर्ट करते हैं तो इक्वल का साइन आ जाता है, यानी प्रोपोर्शन बेसिकली साइन ऑफ इक्वालिटी बिटवीन टू रेशियोज होता है। तो अब देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है जी, यहाँ पे जो उसने क्वेश्चन दिए हुए डी ई इज इक्वल टू बी सी। अब देखिए डी ई ये लेंथ है वो बी सी के इक्वल ज़ाहिर है पॉसिबल नहीं है। डी ई ग्रेटर देन बी सी ये भी पॉसिबल नहीं है, डी ई तो लेस है बी सी से। डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी, कॉन्ग्रुएंट भी मतलब नियरली इक्वल होता है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा है कि डी ई जो है वो पैरेलल हो बी सी के। सिंपल बात याद रखिएगा कि जब कोई दो ट्रायंगल्स आपस में पैरेलल हों, कोई दो ट्रायंगल्स सिमिलर हों, तो इसका मतलब ये होता है कि उनकी साइड्स आपस में, ये जो बेस साइड्स हैं ये आपस में क्या होंगी, हमेशा पैरेलल होंगी, और उनकी साइड्स के बिटवीन जो रेशो होगी वो उसके बिटवीन प्रोपोर्शन यूज़ होगा। तो सो डी ई जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो पैरेलल होगा बी सी के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज नंबर 9। इन द फिगर इफ x इज इक्वल टू y देन द वैल्यू ऑफ b इज। अब इस फिगर में वो कह रहा है x y के इक्वल है, यानी इसका मतलब ये दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो b की क्या वैल्यू होगी। अगर ये दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी ऑपोजिट जो दो साइड्स हैं ये भी आपस में इक्वल होंगी। इस तरह ये जब हम किसी भी ट्रायंगल पे उसके किसी एक एंगल का, यानी ये दो साइड्स अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब थर्ड वन इक्वल नहीं है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल पे जब आप दो इक्वल साइड के एंगल का बाइसेक्टर ड्रा करते हैं, बाइसेक्टर का मतलब है ये दोनों एंगल्स इक्वल होना है, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो बाइसेक्टर ड्रा किया है। वो ऑपोजिट साइड को हमेशा परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता होता है। अगर परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है तो इसका मतलब है सी और डी भी आपस में इक्वल होंगे। यानी हम यहाँ पे ये रेशियो बना सकते हैं एमसीक्यूज नंबर 9 में। ये देखिए ये रेशियो है हमारे पास ए ओवर बी जो है दैट इज इक्वल टू सी ओवर डी। अब उसने वैल्यू पूछी हुई है हमसे बी की, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, ये हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई डी ए डी। बी की वैल्यू आपको चाहिए तो सी आपके साथ पास मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ डिवाइड कर दें इसे, ये हो जाएगा बी इज इक्वल टू ए डी डिवाइडेड बाय सी, एंड दिस इज ऑप्शन नंबर बी। ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें, एमसीक्यूज नंबर 10। इन द फिगर ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये जो ए बी सी पूरी ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल है। अब वो ये भी कह रहा है अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो डी ई पैरेलल है बी सी के, यानी ये और ये दो पैरेलल हैं बी सी के। देन ए डी ई, ये जो छोटी ट्रायंगल ए डी ई बन रही है तो ये कौन सी ट्रायंगल होगी, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी, यानी इसका एक एंगल 90 का होगा। नज़र आ रहा है आपको कि एक एंगल 90 का नहीं है। क्या ये स्केलन होगी, यानी इसकी तीनों साइड्स डिफरेंट होंगी, ये भी पॉसिबल नहीं है तीनों साइड डिफरेंट होना, क्योंकि ये साइड जब इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ज़ाहिर है ए बी ए सी और बी सी सारी इक्वल है। फिर ये जो डी ई है ये उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, तो अंडरस्टूड है ए डी और ए ई इक्वल है आपस में। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये स्केलन भी नहीं हो सकती। आइसोसेलेस के लिए ये पॉसिबिलिटी होती है कि दो साइड्स इक्वल होना, यानी अगर ये साइड और ये साइड इक्वल हो तो फिर आइसोसेलेस होगी। जबकि ये सारी कंडीशंस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पे बन रही हैं तो अंडरस्टूड है फिर इसकी तीसरी साइड भी इक्वल होगी। तो जब तीसरी साइड भी इक्वल होगी तो ये ट्रायंगल क्या बन जाएगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगी। एमसीक्यूज नंबर 11। इसमें देखें इन फिगर जी एच इज पैरेलल टू ई एफ। ये जो जी एच लाइन है वो ई एफ के पैरेलल है। अब ये सेम वही ऊपर वाले केसेस हैं, जी एच अगर ई एफ के पैरेलल है तो रेशो किसके बिटवीन बनेगी। देखें यहाँ इस ए एमसीक्यूज नंबर 8 में हमने क्या किया था कि ये दो लाइंस हमने पैरेलल प्रूव की थी कि ये पैरेलल है। अगर ये पैरेलल थी तो ए बी ए ओवर बी किया था हमने और सी ओवर डी किया था हमने, तो यानी रेशो बनाई थी ए रेशो बी की।
अच्छा, इसके रेफरेंस में ना अगर आप बुक में पीछे पेज नंबर 195 देखें, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पेज नंबर 195 पे क्या है, एक ऐसी सेम फिगर है और ऐसा ही केस उसने डिस्कस किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे, इसमें वो कह रहा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी इफ डी ई इज पैरेलल टू बी सी, अगर डी ई बी सी के पैरेलल है, देन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। फिर एंगल बी और एंगल डी इक्वल होंगे, एंगल सी और एंगल ई इक्वल होंगे। इस केस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई आर इक्वल, सो द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कि अगर करस्पॉन्डिंग साइड जो है इन ट्राइंगल की, या करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है अगर वो इक्वल है, तो इसका मतलब ये ट्राइंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। इफ ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस आर इक्विलेटरल, सो ए डी ई, आइसोसेलेस या इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी तो उस केस में ए डी ई के साथ किस तरह की रेशियोज बनती है। ये देखो कह रहा है ए डी डिवाइडेड बाई डी बी। ए डी क्या है, ये छोटी साइड है, और डी बी क्या है, ये छोटी साइड है। फिर ये इक्वल होगा किसके, ए ई और ई सी, जो अभी हमने 8 MCQs में सॉल्व किया था। फिर वो कहता है कि ए डी और ए बी जो है, अगर ए डी ये जो स्मॉल साइड है, ये इस पूरी साइड के साथ इसकी मैं रेशो बनाऊं, ए डी की रेशो बनाऊं किसके साथ, ए बी के साथ, तो ये इक्वल होगी किसके, डी ई रेशो बी सी, फिर ए ई रेशो ए सी। यानी ये स्मॉल साइड इस पूरी साइड के अगर इक्वल है, तो ये स्मॉल साइड इस पूरी साइड के इक्वल होगी। तो फिर ये जो हैं आपके पास, इनकी रेशो भी आपस में इक्वल होगी। सिमिलरली इसी केस में आप यहाँ पे देखें, वो यही आपको कह रहा है। तो अगर ये दो जो ट्राइंगल्स हैं वो इक्विलेटरल या आइसोसेलेस ट्राइंगल है, अब वो कहता है ए रेशो बी क्या होगी। तो ए और बी की रेशो क्या बनेगी, ए और बी की रेशो बनेगी, इसका मतलब है एक साइड ये स्मॉलर साइड और एक कैपिटल साइड। अब स्मॉलर साइड हमारे पास डी जी है और कैपिटल साइड हमारे पास डी ई है, तो इसका मतलब है डी जी रेशो ए डी ई, तो वो हमारे पास ऑप्शन ए है। अगर आप देखें इस चीज़ को, बाकियों को देखें कि बाकी क्या क्या रेशोज़ हैं, बाकी रेशोज़ हैं डी जी रेशो डी एच, तो डी जी जो है ये है और डी एच ये, तो ये दोनों स्मॉलर साइड्स होगी, इनकी रेशो तो नहीं थी वहाँ पे हमारे पास। फिर डी जी जी ई के, तो ये डी जी है और ये जी, ये दोनों स्मॉलर साइड हो जाएंगी उनकी रेशो। फिर ये डी ई और ई एफ जो है, डी से ई ये पूरी साइड और ई एफ यहाँ से ये वाली साइड, ये डिफरेंट साइड्स आ गई हैं, तो ज़ाहिर ये रेशो भी पॉसिबल नहीं है, तो हमारे पास यही आंसर होगा। MCQs नंबर 12 देखें, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल ऑफ 13 साइडेड पॉलीगॉन हुज वन इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू x डिग्री। ये जस्ट एक कंफ्यूज करने के लिए उसने क्वेश्चन पूछा है। 13 साइड्स यानी वो पॉलीगॉन है, तो पॉलीगॉन कोई भी हो, चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ट्रापेजियम हो, हेक्सागन, हेक्टागन, पेंटागन, कोई भी हो, उनके जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा 360 डिग्री होता है। यानी किसी भी पॉलीगॉन में अगर हम उसके एक्सटीरियर एंगल का सम करेंगे तो वो किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है कोई फर्क नहीं पड़ता 13 साइडेड पॉलीगॉन से, है तो वो पॉलीगॉन। अब जो मर्जी पॉलीगॉन हो उसका एंगल कितना होगा, 360 डिग्री होगा। विच पॉलीगॉन हैज़ बोथ इट्स इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल द सेम। ऐसी कौन सी पॉसिबल है पॉलीगॉन जिसके इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल सेम हो, तो ये एक ही केस है स्क्वायर का। क्योंकि स्क्वायर में आपको पता है इंटीरियर एंगल भी 90 होता है, तो अंडरस्टूड एक्सटीरियर एंगल भी 90 होता है ना। ट्राइंगल में ये जरूर पॉसिबल है, ना पेंटागन में है, ना हेक्सागन में है। हाँ अगर रेक्टेंगल होती वो पॉसिबल था, तो वो तो हमें गिवन नहीं है, हमें स्क्वायर गिवन है। नेक्स्ट, द फॉर्मेशन और एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन और थियरी विदाउट सफिशिएंट एविडेंस फॉर प्रूफ इज नोन एज। हमने ये काफ़ी डिटेल से एक्सियम वगैरह को, कंजेक्टर को, थ्योरम को, इन चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है पीछे वीडियोस में। तो देखें इस MCQs में वो हमें पूछ रहा है MCQs नंबर 14 में कि द फॉर्मेशन और एक्सप्रेशन ऑफ
एन ओपिनियन और थ्योरी विदाउट सफिशिएंट एविडेंस। अगर सफिशिएंट एविडेंस नहीं होंगे तो इसका मतलब है वो हमारे पास क्या होगा, कंजेक्टर होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। दोबारा से देख लीजिएगा बेशक इसकी स्टार्ट की वीडियो इस चैप्टर की, या फिर बुक के स्टार्ट में कंजेक्टर, एक्सियम, थ्योरम, इनकी डेफिनेशन चेक कर लीजिएगा। अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट इज प्रूव्ड ट्रू बेस्ड ऑन ऑलरेडी एक्सेप्टेड। अब देखिए वो ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो प्रूव होती है किस पे, प्रूव ट्रू बेस्ड ऑन ऑलरेडी एक्सेप्टेड स्टेटमेंट इज कॉल्ड। तो ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम चल के सिर्फ थ्योरम को प्रूव किया करते हैं। नेक्स्ट है अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट इज एज्यूम्ड टू बी ट्रू विदाउट एनी प्रूफ, दैट इज कॉल्ड एक्सियम। एक्सियम को हम विदाउट एनी प्रूफ एक्सेप्ट कर लेते हैं। लास्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, टू सॉलिड्स दैट इक्वल रेशियोज, टू सॉलिड्स विद इक्वल रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग लीनियर मेजर्स। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई दो सॉलिड्स हैं ऐसे जिनकी रेशियोज इक्वल हैं तो अंडरस्टूड है वो सिमिलर होंगे, तभी उनकी रेशियोज इक्वल होंगी। ना ये कॉन्ग्रुएंट के केस में होता है, हैव डिफरेंट एरिया, ये भी कोई ऐसी बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है। हैव सेम वॉल्यूम, तो ये भी ज़रूरी नहीं है। सिर्फ टू सॉलिड्स अगर उनकी रेशियो इक्वल है तो अंडरस्टूड है वो सिमिलर होंगे। सिमिलर के केसेस हमने पढ़े। तो ये था हमारे पास एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 1 मिसलेनियस एक्सरसाइज का। रिमेनिंग क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। होप सो एमसीक्यूज आपको समझ आ गए होंगे। अगर किसी एमसीक्यूज में कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ ना समझ आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह वो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।